हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कंपैशनेट केयर विद मी। सो आज हम इस चैनल पे बात करने वाले हैं, एज आई हैव प्रॉमिस्ड इन टू माई प्रीवियस वीडियो, दैट आई एम गोइंग टू पोस्ट एवरी कंडीशन, जो भी डिजीज़ कंडीशन होती है, वन बाय वन करके मैं डिटेल्ड वीडियो डालूंगी आपके लिए विद नोट्स। सो ये वीडियो वही है। सो आज का जो टॉपिक मैंने लिया है फॉर माई न्यू स्टूडेंट्स, फॉर माई न्यू नर्सिंग स्टूडेंट्स जो अब आएंगे या आ चुके हैं या जिनको क्लियर आउट नहीं होती हैं चीज़ें, तो उनके लिए मैंने आज पहला सबसे बेसिक टॉपिक जो मैंने लिया है, एंड दैट इज पायरेक्सिया। तो सबसे पहला जो टॉपिक मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ तो वो है हमारा डेफिनेशन। अब मैं अगर डेफिनेशन की बात करूँ तो डेफिनेशन क्या है, ठीक है, हम डेफिनेशन की बात करते हैं, पर डेफिनेशन है क्या, क्या कह रहा है पायरेक्सिया क्या है। पायरेक्सिया ऑल्सो नोन एज अ फीवर। सबसे पहली बात जो आपको मैं बताना चाहती हूँ वो ये है कि पायरेक्सिया जो है, हम इसको एक नॉर्मल लैंग्वेज में फीवर कहते हैं, ठीक है। अब हर किसी नॉर्मल इंसान को ये नहीं पता होगा कि फीवर को हम पायरेक्सिया भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये जो चीज़ है वो हमारी ये है कि हम फीवर को पायरेक्सिया के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद ये क्या कह रहा है कि इज एन इंक्रीज इन द बॉडी टेम्परेचर ऑफ एन इंडिविजुअल बियॉन्ड द नॉर्मल रेंज। The increase in temperature is usually considered dangerous, but it is natural defensive mechanism of the body to fight against infection. अब ये कहना क्या चाहता है, ठीक है, ये कह ये रहा है कि इस डेफिनेशन में आपसे ये कह रहा है कि जो भी आपकी डिजीज कंडीशन होती है, ठीक है, ये फीवर है, ठीक है, फीवर होता क्यों है। फीवर नॉर्मली क्या है, आपके बॉडी का टेम्परेचर जब नॉर्मल लेवल से ऊपर बढ़ जाता है तो उस स्टेज को हम क्या कहते हैं, पायरेक्सिया। उस स्टेज को हम फीवर कंसीडर करते हैं, ठीक है। और ये होता क्यों है, बेसिकली इसका होना भी अच्छी बात है। जब कोई डिफेंस ये एक डिफेंस मैकेनिज्म का भी काम करता है, ठीक है, इट एक्ट्स लाइक अ डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट एनी इन्फेक्शियस डिजीज, ठीक है। कोई भी इन्फेक्शन की वजह से फीवर हो सकता है, ऐसा नहीं है कि इन्फेक्शन किसी भी फीवर की वजह से नहीं होता है, हो सकता है, ठीक है, किसी भी कंडीशन की वजह से फीवर आकर करेगा। ऑलराइट, उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि फीवर का मेन क्या कॉज होता है। तो अगर हम बात करेंगे कॉज की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कॉजेस की। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का जो इन्फेक्शन होता है, जस्ट लाइक ब्रोंकाइटिस हो गया। ब्रोंकाइटिस क्या होता है, ब्रोंकाइटिस एक तरह का इन्फ्लामेशन है, आपके एयर ट्यूब्यूल में इन्फ्लामेशन हो जाती है, जो मतलब बेसिकली उसकी वजह से भी फीवर होता है, ठीक है। किसी भी लंग बैक्टीरिया जो अगर लंग्स में चले जाते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, उसकी वजह से भी होता है। देखो बैक्टीरिया बहुत टाइप के होते हैं, ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगी कि इतना कैसे क्या होता है, ठीक है। तो बेसिकली क्या कह रहा है, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस लाइक ब्रोंकाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ द एयर ट्यूब्यूल्स दैट कैरी ब्लड इन एनी आउट ऑफ द लंग्स। ऑलराइट, द बैक्टीरियल लंग इन्फेक्शन कॉल्ड ट्यूबरक्लोसिस, ओके। तो जो ट्यूबरक्लोसिस है, जो आपका ब्लड जो इन्फेक्शन, जो लंग का इन्फेक्शन होता है, लंग इन्फेक्शन को हम क्या बोलते हैं, ट्यूबरक्लोसिस। अब ट्यूबरक्लोसिस कैसे होता है, क्या होता है, इतना डिटेल में जाने की अभी ज़रूरत नहीं है, ये एक अलग डिजीज कंडीशन है। तो ट्यूबरक्लोसिस की वजह से भी आपको हो जाता है इन्फेक्शन, ठीक है, फीवर होता है, ठीक है। और इसके बहुत से, देखो अगर इसके बहुत कॉमन कॉजेज हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होगा, उसकी वजह से भी फीवर हो जाएगा, कोल्ड होगा, उसकी वजह से भी फीवर हो जाएगा, ब्रोंकाइटिस होगा, उसकी वजह से भी फीवर हो जाएगा, ठीक है। ये एक छोटी सी छोटी डिजीज कंडीशन भी होगी ना, तब भी आपको फीवर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, बेसिकली जो फीवर है ना, आपका पायरेक्सिया है, वो क्या करता है कि इट एक्ट्स लाइक अ डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट एनी इन्फेक्शियस डिजीज। ये मान लो कि जो कोई भी डिजीज कंडीशन अकर हो रही है तो उसके लिए क्या करता है, ये एक डिफेंस मैकेनिज्म का काम करता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम रिस्क फैक्टर की। क्या क्या रिस्क फैक्टर हो जाते हैं हमारे डिजीज कंडीशन को लेकर के, इस कंडीशन को लेकर क्या क्या हमारे रिस्क फैक्टर है, दैट इज वायरल इन्फेक्शन।
कोई भी फीवर होगा वायरल इन्फेक्शन की वजह से, ठीक। उसके बाद बैक्टीरियल इन्फेक्शन, मैंने ऐसे पहले बताया कि कोई भी बैक्टीरिया की वजह से भी फीवर हो सकता है, ठीक है। बैक्टीरियाज को भी मैं एक अलग वीडियो में आपके लिए डिटेल में बता दूंगी कि क्या होता है, कैसे कॉज होता है, क्या मैकेनिज्म है उसके लिए, क्या नहीं है, सब मैं बताऊंगी, ठीक है। उसके बाद हीट एक्सर्शन की वजह से भी हो जाता है। हीट, जब आपको गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है ना, जब कहते हैं ना हीट स्ट्रोक हो गया, या कोई चीज़ ऐसी गर्मी से आप बाहर से आ रहे हो गर्मी से, उसकी वजह से भी आपको फीवर कॉज कर सकता है, ठीक है। टायर्डनेस होगी, फिर बॉडी का पूरा ड्रेन हो जाएगी बॉडी, जिसकी वजह से आपको फीवर अगर कर सकता है, ठीक है। सर्टेन इन्फ्लामेटरी कंडीशन सच एज रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ द लंग्स, ठीक है, लाइनिंग ऑफ योर जॉइंट्स और लंग्स, ठीक है। ये देखो, ये एक सिंपल कॉजेज है, ये रिस्क फैक्टर्स है, ठीक है, जिनकी वजह से फीवर हो सकता है, ठीक है। आप पॉज करके वीडियो को आप इसमें से ये लिखना चाहो तो लिख सकते हो, या आपके काम ज़रूर आएगा, ठीक है। तो हम इसमें मेडिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखो, मेडिकेशन हम इसमें एंटीबायोटिक्स भी दे सकते हैं, ठीक है, एंड ड्रग्स यूज टू ट्रीट हाई ब्लड प्रेशर और सीजर्स। जो भी हम ब्लड प्रेशर की मेडिसिन खाते हैं, ठीक है, या फिर एंटीबायोटिक्स हम ले रहे होते हैं, ठीक है, बहुत देखा होगा ना कि अगर उनका साइड इफेक्ट होता है तो उसकी वजह से भी फीवर अकर करता है, तो ये भी एक कंडीशन होती है। इसीलिए जब भी कोई डॉक्टर दवाई देता है या प्रिस्क्राइब करता है आपको मेडिकेशन, तो वो ये ज़रूर देखेगा कि आपको आपके टेम्परेचर तो नहीं है, आपके कोई और डिजीज़ कंडीशन तो नहीं है, जिसकी वजह से अगर मैं ये दवाई दूँ या कोई डॉक्टर दवाई दे रहा है तो फिर वो उल्टा आकर कर जाए। तो इसीलिए हमें इन चीज़ों का ध्यान देना होता है, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं हम ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, इसका एक पर्टिकुलर ट्रीटमेंट हम देखते हैं। तो ये ट्रीटमेंट क्या है? रेस्ट एंड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर और फ्लूइड, ठीक है। मेडिकेशन इजंट नीडेड। पहली चीज तो ये कि अगर आपको फीवर है, अगर बहुत माइल्ड फीवर है और आप ठीक हो सकता है माइल्ड फीवर, तो आपने करना कुछ नहीं है, आपने सिर्फ प्रॉपर्ली रेस्ट करो, एकदम अच्छे अमाउंट में इनटेक करो, अपने फ्लूइड इनटेक और नॉर्मल इनटेक जो आपका वाटर इनटेक है वो करो, ठीक है, लिक्विड इनटेक करो, ठीक है। माइल्ड वाले में जो फीवर होता है उसमें बेसिकली क्या है कि ज़्यादा मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं होती है, वो अपने आप क्योर हो जाता है बाय द टाइम, ठीक है। उसके बाद अगर बहुत ज़्यादा सीवियर हो रहा है, ठीक है, अगर आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है या आप समझ लो कोई और सिम्टम्स भी आ रहे हैं आपको कि सांस लेने में दिक्कत हो रही है, वीकनेस लग रही है या कुछ ऐसा, तब आपको डॉक्टर के पास तुरंत जाना चाहिए। अपना अपना ब्लड काउंट का टेस्ट कराना चाहिए, सीबीसी टेस्ट कराओ, अपना ब्लड टेस्ट वगैरह सब कराओ, ताकि समझ में आ जाए कि बेसिकली ये फीवर हुआ किस कंडीशन की वजह से, ठीक है। अब फीवर निमोनिया की वजह से भी हो सकता है, टाइफाइड की वजह से भी हो सकता है, ठीक है। बहुत सारी डिजीज कंडीशंस हैं जिनकी वजह से फीवर एक ऐसा कॉमन कॉज है जो ह्यूमन बॉडी में अकर करता है, दैट इज नेचुरल। उसके बाद बात कर लेते हैं हम डायग्नोसिस की, कि फीवर तो हुआ है। बेसिकली जो नॉर्मल फीवर होता है वो सेल्फ डायग्नोस्ड होता है, हमको समझ में आ जाता है कि हमें फीवर हुआ है। बट व्हेन इट गोज अप, ठीक है, जब बहुत ज्यादा क्रॉनिक कंडीशन में फीवर अकर हो जाता है, तब हम उसको कैसे क्या करते हैं, तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको बेसिकली डायग्नोस्ड कराते हैं। कैसे? द पेशेंट अबाउट द ड्यूरेशन ऑफ फीवर and the associated symptoms such as chills, headache and body pain. Based on the history taken from the patient, the doctor recommend a complete blood count, CBC, urine test and a chest x-ray to determine the exact cause of pyrexia. क्या कह रहा है ये डेफिनेशन में, डायग्नोसिस में क्या कह रहा है कि जब पेशेंट का फीवर जो होता है उसके नॉर्मल टाइम से बहुत लंबा चल जाता है और उसके सिम्टम्स जो हैं वो उसको चिल हो रही है, उसको ठंडक लग रही है, उसके सर में दर्द है, बॉडी में पेन हो रहा है, तब डॉक्टर क्या करता है, उससे हिस्ट्री लेता है। फिर उसकी हिस्ट्री कलेक्शन करने के बाद क्या होता है, डॉक्टर रेकमेंड करता है कुछ लैब टेस्ट, लेबोरेटरी टेस्ट जिसको हम कहते हैं। तो वो पहले तो आपके सीबीसी का टेस्ट कराएंगे, ठीक है, सीबीसी के बाद यूरिन टेस्ट कराएंगे, यूरिन के बाद आपका चेस्ट एक्सरे और कराएंगे, ठीक है। क्यों कराते हैं ये सीबीसी? इसलिए कराते हैं देखने के लिए कि आपकी प्लेटलेट्स तो नहीं कम हो गई। सीबीसी स्टैंड्स फॉर एन कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट।
तो ये देखने के लिए करते हैं कि प्लेटलेट्स तो नहीं ज़्यादा डाउन हो गई जिसकी वजह से वीकनेस हो रही हो, ठीक है। उसके बाद यूरिनरी ट्रैक्ट का हम इसलिए कराते हैं, टेस्ट कराते हैं ताकि यूरिनरी ट्रैक्ट में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, ठीक है। तो इसकी वजह से भी फीवर हो सकता है, जिसको हम यूटीआई की कंडीशन भी कहते हैं, ठीक। उसके बाद चेस्ट एक्सरे हम इसलिए कराते हैं, कोई कंजेशन तो नहीं है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है आपके लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जिसकी वजह से ये फीवर अकर हुआ है। तो इसीलिए डॉक्टर ये टेस्ट बोलता है और उसके बेसिस पे फिर आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है। उसके बाद बात कर लेते हैं मेडिकेशन की, ठीक है। तो मेडिकेशन क्या है? एन एनाल्जेसिक्स ड्रग यूज्ड अलोंग इन अ कॉम्बिनेशन विद ओपॉइड फॉर पेन मैनेजमेंट एंड एज एन एंटीपायरेटिक एजेंट। अब यहाँ पे क्या बात हो रही है कि जो मेडिकेशंस हैं, ठीक, मेडिकेशन में हम क्या करते हैं, मेडिकेशन में हम पेशेंट को क्या करते हैं, एनाल्जेसिक देते हैं ओपॉइड के कॉम्बिनेशन के साथ, ठीक है। अब क्या है, एनाल्जेसिक ना 3 टाइप्स की होती है, ओपॉइड, नॉन ओपॉइड एंड कंपाउंड, ठीक। तो मैं इसको भी डिटेल में मेडिसिन का भी एक वीडियो बना दूंगी आप लोगों के लिए, जिसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सी दवाई किसके लिए होती है, ठीक है। तो अब हम पेशेंट को अगर फीवर है और बहुत क्रॉनिक फीवर है विद पेन, तो हम उसको एनाल्जेसिक्स देंगे, ठीक है, ताकि उसका पेन जो है वो रिड्यूस हो सके, ठीक है। उसके बाद हम एंटीपायरेटिक ड्रग्स को भी चलाएंगे। एंटीपायरेटिक ड्रग्स आपको पता ही है कि क्या क्या हो सकती है, एसिटामिनोफेन हो सकती है, ठीक है, आइबुप्रोफेन हो सकती है। सो इस टाइप की मेडिकेशन में हम क्या करेंगे, पेशेंट को ड्रग्स देंगे ताकि पेशेंट का जो तबीयत है वो उसमें थोड़ी चेंजेस आ सके, फीवर रिड्यूस हो सके, पेन रिड्यूस हो सके, ठीक है। और उसको हम इंस्ट्रक्ट करेंगे कि पेशेंट को कि वो अपने लिए एक प्रॉपर डाइट को ले और प्रॉपरली वो डाइट खाए, ठीक है। अगर वो प्रॉपरली डाइट नहीं लेगा तो क्या होगा, पेशेंट की तबीयत और बिगड़ सकती है और फीवर जो है वो ठीक नहीं होगा, ठीक है। तो ये था हमारा एक डिजीज कंडीशन विच इज पायरेक्सिया फीवर, जिसके लिए हेल्पफुल रहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं आपके लिए ऐसी और सारी वीडियोस बनाती रहूं और आपकी हेल्प ऐसे ही करती रहूं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। Please do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel which is Compassionate Care. See you into the next video. Bye.